गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अच्छा बताइए क्या टॉपिक चल रहा था? मैम अभिप्रेरणा के सिद्धांत। हाँ, today's topic is फर्स्ट हो गया theories था। of motivation. मैकडोग मैम फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। मूल प्रवृत्ति। मैकडोगल का है ना? यस मैम। चलिए ठीक है। लास्ट लाइन बताओ जरा, कहाँ पे पहुंचे थे हम, कहाँ स्टॉप किया था? शायद मैंने यहाँ पे प्रेरक शक्ति का कार्य करती है, यहाँ तक करवाया था शायद, है ना? जी मैम। हाँ, अब इसी में आगे लिखो अब। मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार की 14 मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार की यानी कि 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जिन्हें उसने एक सूची, कैटलॉग जिसे हम कहते हैं, सूची में प्रस्तुत किया है। हो गया? मैम हो गया। हाँ, ये सारी मूल प्रवृत्तियां किसी एक संवेग या किसी एक संवेग या भावात्मक अनुभव से जुड़ी हुई होती हैं। ये सभी मूल प्रवृत्तियां किसी एक संवेग या भावात्मक अनुभव से जुड़ी हुई होती हैं। तो कभी कभी वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन होता है कि मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14। हाँ, ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बहुत जनरली आता है, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां। ये नहीं आता कि कौन कौन सी है, बस ये आता है कि कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। लेकिन मैं फिर भी लिखवा देती हूँ 14 मूल प्रवृत्तियों को, 1 2 करके लिख लो। लिखो, ये मूल प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया है संवेग। हाँ, कोई बताएगा संवेग क्या होते हैं? इनको हम इंग्लिश में कहते हैं इमोशंस। इमोशन। यस मैम, जैसे कि मैम रोना, हंसना और ईर्ष्या, मैम ये सब हाँ, संवेग होते हैं जो हमारे भाव होते हैं, जो मनुष्य को अंदर से फील होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? संवेग। ठीक है, जो हमारे भाव होते हैं सामान्य भाषा में उनको कहा जाता है संवेग। अब ये लिखो पहले, मूल प्रवृत्तियां कुल कितनी है? 14। नंबर 1 लिखो, पहली कौन सी आएगी? पलायन। पलायन। चाहे तो तुम इसको ऐसे कैटेगरी कर लो, यहां तो लिख लो मूल प्रवृत्ति। बोर्ड पे दिख रहा है? यस मैम। यहां लिखो मूल प्रवृत्ति, और इस मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है वो भी लिखो। तो पहला है, जैसे मूल प्रवृत्ति हुई पलायन, तो इसका संवेग आएगा भय। भय। दूसरा लिखो, दूसरी मूल प्रवृत्ति है जुयुत्सा। आधा ता है ये, और इसका आएगा संवेग क्रोध। ये वर्ड डिफिकल्ट है, देख के लिख लो। आधा ता युयुत्सा, इसका संवेग आएगा क्रोध।
इंग्लिश तो सबकी पता होगी, किसी बच्चे को अगर ना समझ में आ रहा हो इंग्लिश पूछ ले वो। मैम यूजुत्सु। कॉम्बैट कहेंगे इसको, यानी कि एकदम से भयंकर गुस्सा आना, किसी भी चीज को देखकर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको कहते हैं युत्सा, यानी कि क्रोध उत्पन्न होने की प्रक्रिया। ठीक है, तीसरा लिखो। ओके मैम। तीसरा है निवृत्ति। निवृत्ति, इसका संवेग लिख लो, घृणा। फटाफट फटाफट करो, इसका है घृणा। हो गया तीसरा। यस मैम। चौथा है संतान कामना। इसका होगा वात्सल्य। वात्सल्य लिख लोगे आराम से। नंबर 5 है शरणागति। मैम नंबर 4 क्या बोला था आपने? संतान कामना। वात्सल्य, इसका आएगा वात्सल्य। या मैं ऐसे करती हूँ बच्चों, इसकी ना एक वो बना के पिक्चर तुम्हें सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे, इस टेबल की। ओके Yes, मैम। ma'am. जी मैं वो ज्यादा बेटर Okay, रहेगा, ma'am. क्योंकि समय भी लगेगा और तुम लोग लिख भी नहीं पाओगे बोल बोल के। ठीक है, ठीक है मैम। बस अब इसको यहीं पे छोड़ते Okay, हैं, ma'am. बाकी मैं तुम्हें व्हाट्सएप भेज दूंगी। ये सिद्धांत यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा इस टेबल के साथ में। अब अगला सिद्धांत डालो, और बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। जिसे हम कहते हैं नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। क्या कहते हैं? नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। लिख लिया? लिखो। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था। किसने किया था? नाम लिखो। अब्राहम मैस्लो। हाँ, अब्राहम मैस्लो। उन्होंने माना कि प्राणी अपने अस्तित्व के लिए, उन्होंने माना कि प्राणी अपने अस्तित्व के लिए किसी आवश्यक वस्तु की कमी या मांग, किसी आवश्यक वस्तु की कमी या मांग सदैव महसूस करता है। जिसे प्राप्त करने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए वह सदैव क्रियाशील या अभिप्रेरित रहता है। आगे लिखो इसमें, एक ही व्यवहार कई आवश्यकताओं या मांगों, कई आवश्यकताओं या मांगों की पूर्ति कर सकता है, जिनमें कुछ जैविकीय तथा कुछ मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। जिनमें कुछ जैविकीय तथा कुछ मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं। सकती लिखना, क्योंकि मांगों के लिए ये प्रयोग हुआ है।
आवश्यकताओं या मांगों की प्रकृति, कई प्रकार की होती है। जिन्हें मैस्लो ने प्रबलता के आधार पर, जिन्हें मैस्लो ने प्रबलता के आधार पर 5 क्रमों में प्रस्तुत किया है। 5 क्रमों में प्रस्तुत किया है। जिन्हें मास्लो का पदानुक्रम सिद्धांत कहते हैं। जिन्हें मास्लो का पदानुक्रम सिद्धांत कहते हैं। यह पदानुक्रम निम्नवत है। लिख लिया यहां तक? यस जी मैम। मैम। अब निम्नवत के बाद लिखो नंबर 1, जैविकीय मांग। जैविकीय मांग, मांग की जगह हम आवश्यकता भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही आएगा, नीड। जैविकीय मांग। दूसरा है सुरक्षा मांग। जैविकीय को हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरा है हमारा सुरक्षा मांग, यानी कि सेफ्टी नीड्स। लिख लिया? यस तीसरा है, मैम। हाँ, तीसरा है सामाजिक मांग, यानी कि सोशल नीड्स। चौथा है सम्मान मांग, यानी कि एस्टीम नीड्स। और पांचवा है आत्मानुभूति मांग। आत्मानुभूति। आत्मानुभूति मांग, जिसे हम कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो मास्लो ने कितनी मांगे बताई हैं? कुल 5 प्रकार की। जैविकीय, सुरक्षा, सामाजिक, सम्मान और आत्मानुभूति। अब ये जो मांग होती है, इसको इसने एक पदानुक्रम में संजोया है कि भाई जो मांग होती है वो सबका क्रम अलग अलग होता है। कोई सबसे ऊंची मांग होती है और कोई सबसे नीचे की मांग होती है। तो अब देखो, मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ, उसको जरा देख लो। हम ऐसे बनाएंगे इसको, ऐसे, और इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 2, दिखाई दे रहा है सबको? जी मैम। हाँ, अब सबसे नीचे जो आती है हमारी, सबसे नीचे आती है हमारी जैविकीय मांग। कौन सी आएगी सबसे नीचे? जैविकीय मांग। हाँ, जैविकीय मांग। फिर उससे ऊपर, यानी कि इसका मतलब ये होता है, जैविकीय मांग क्या होती है? खाना, रहना, पीना, सोना, रोटी, कपड़ा और मकान, एक तरीके से कि भाई जब जैविकीय मांग पूरी होती है तभी व्यक्ति आगे के बारे में सोचता है। यानी कि पहले तो दिमाग में यही होता है कि भाई रोजी रोटी कमाना है। अगर ये मांग पूरी होती है तभी व्यक्ति आगे की मांगों या अगली आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। तो अगली आवश्यकता क्या होती है जीवन में? वो होती है सुरक्षा की मांग। अगली क्या होगी? सुरक्षा। फिर उससे ऊपर आएगा सामाजिक। उससे ऊपर क्या होगा? सामाजिक। सामाजिक। फिर उससे ऊपर आएगा, अब बताओ अपने उसको देखकर, सम्मान मांग। सम्मान। और सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे ऊपर क्या आएगा?
मैम आत्मानुभूति मांग। आत्मानुभूति, हाँ, तो इसको कंप्लीट कर लेना। अब जो ये ऊपर की जो दो मांगे होती हैं, इनको तो कहा जाता है उच्च मांग। क्या कहा जाता है इनको? उच्च मांग। और ये वाली जो आवश्यकताएं होती हैं, इनको कहा जाता है निम्न मांग। अब इस हायरार्की को समझ लो, क्या कहा जा रहा है। इस पदानुक्रम में कहा जा रहा है कि मास्लो ने बताया कि जब व्यक्ति की रोजी रोटी कपड़े का जुगाड़ हो जाता है, तभी वो अगले आवश्यकता पर जाता है। यानी कि वो क्या सोचेगा कि भाई अब मेरे पास खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, अब मुझे सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। यानी कि मैं ऐसी जगह पे रहूं या ऐसी कॉलोनी में जाके रहूं जहां पे पूरी की पूरी मुझे सुरक्षा प्रदान हो। भाई म्यूट करो अपने आप को, जिसका शोर आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, जब सुरक्षा की भावना पूरी हो जाती है, सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाती है, फिर हम करते हैं अपनी सामाजिक आवश्यकता पूरी, कि भाई अब हमारे रहने का और खाने पीने का इंतजाम हो चुका है, अब हम ऐसी समाज में रहें जहां पे हमारा पद प्रतिष्ठा ऊंची हो। तो अगली आवश्यकता हम किस पे जाते हैं? समाज के रूप में। जब हमारी समाज में प्रतिष्ठा अच्छी हो जाती है, फिर हम चाहते हैं कि भाई हमें सम्मान भी उतना ही मिलना चाहिए जितना बाकी और पद प्रतिष्ठित लोगों को मिल रहा है। जब ये वाली पूर्ति हो जाती है, फिर आप सोचें कि भाई अब हम आत्मानुभूति होगी, अब हमें जीवन से कुछ नहीं चाहिए। जो जो हम पाना चाहते थे या जिन जिन आवश्यकताओं की हमें कमी महसूस हुई, अब हमने उनको पा लिया है, अब हम उनको प्राप्त कर लिया है। तो वही कहलाती है हमारी सबसे अंतिम आवश्यकता, वो होती है आत्मानुभूति की आवश्यकता। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो जब आप मास्लो का सिद्धांत देंगे तो इन पांचों आवश्यकताओं को क्रम में लिखने के बाद ये जरूर बनाएंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल, ठीक ये है जो मैम। हायरार्की है, इसको जरूर बनाना, पदानुक्रम को। अब इसके बाद इनको डिटेल में लिखना है। जैसे जैविकीय मांग है, सबके एग्जाम्पल लिखने हैं, बाकी कुछ नहीं लिखना है कि क्या होता है। जैविकीय मांग के सामने मैंने जो हेडिंग तुम्हें कराई, उसके सामने ब्रैकेट में लिख लो क्या क्या होती है जैविकीय मांगे। क्या होती है? अभी एग्जाम्पल दिया था ना मैंने। रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, बस इसी में समझ लेना, सब कुछ सार इसी में समाया है, यानी कि जीविका अर्जन करने के साधन। ठीक है, ताकि हम अपनी जो रोजमर्रा की या जो दैनिक हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें, वो कहलाएंगी हमारी जैविकीय मांग। दूसरा आता है अब हमारा सुरक्षा मांग। इसमें क्या आना चाहिए? बताओ। मैम पैसा। पैसा सुरक्षा मांग में? और सुरक्षित में हमारा पैसा भी समझ सकते हो आप, आर्थिक रूप से सक्षम होना, और भी बहुत सारी सुरक्षाएं होती हैं जो व्यक्ति को चाहिए। ठीक है, फिर आती है हमारी सामाजिक मांग, यानी कि समाज में अपना एक अस्तित्व बना के रखना या अपनी एक पद प्रतिष्ठा व्यवस्थित करना, वो कहलाएगी हमारी सामाजिक मांग। और उसी पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है समाज में हमारा सम्मान। और सम्मान के बाद अंतिम और उच्च मांग कहलाती है हमारी कौन सी? आत्मानुभूति की मांग। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मास्लो के सिद्धांत में सबसे उच्च मांग कौन सी मानी गई है, तो वो कौन सी है? आत्मानुभूति की मांग। ठीक है, अब आ जाओ अगला सिद्धांत, लिखो अभिप्रेरणा का चालक शून्य सिद्धांत। क्या लिखोगे? अभिप्रेरणा का चालक शून्य सिद्धांत। अब इसमें ज्यादा नहीं कराने, क्योंकि बस सिर्फ वैसे ही आता है, डिटेल में कभी नहीं आता कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। इसका लिख लो, इस सिद्धांत के प्रतिपादक। एक बार इसकी आप इंग्लिश वर्जन बता दीजिए, इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ लिखो, थ्योरी ऑफ ड्राइव रिडक्शन, थ्योरी ऑफ ड्राइव रिडक्शन। अब इसके अंदर लिखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क
लियोनार्ड हल के द्वारा किया गया है। ये हल को ध्यान रख लेना, ये भी ना याद रहे तो। किसने दिया है सिद्धांत का प्रतिपादन, किसने किया है? क्लार्क लियोनार्ड हल। लियोनार्ड हल। हाँ, हल को ध्यान रख लेना बस, अगर और भी ना याद रख सको तो। जो चालक न्यूनता का सिद्धांत है, ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, वो किसने दी है? हल ने दी है, या क्लार्क लियोनार्ड हल ने दी है। 3 हो गए। चौथा डालो, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक, इसको इंग्लिश में कहेंगे, लिख लिया हिंदी में? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। साइको, मैम ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है, और ये हर जगह आएगा, तुम इसमें भी पढ़ रहे हो, ये आप पर्सनैलिटी में भी पढ़ोगे आगे जाके। तो ये क्या है? साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभी से लिख लो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया है। जहां भी मनोविश्लेषणात्मक शब्द आए, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज में आए, समझ लो वो किसने किया है? फ्राइड ने। तो साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने। हो गया? हाँ जी मैम, हो गया। बस अब अगली हेडिंग डालो, बस इतने ही बहुत है इसमें। अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व। अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व। देखो, शिक्षा प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के प्रत्यय का, या अभिप्रेरणा के शब्द का, प्रत्यय ना समझ में आए शब्द लिख लो, शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा के द्वारा अध्यापक बालक को ज्ञान अर्जित करने के लिए, के द्वारा अध्यापक बालक को ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि, यहां तक हुआ? जी मैम। हाँ, ताकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ताकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया सरल व सुगम हो सके। सरल व सुगम हो सके। आगे लिखो, पुरस्कार, प्रशंसा अथवा निंदा जैसे अभिप्रेरकों को यदि उचित ढंग से प्रयोग में लाया जाए, यदि उचित ढंग से प्रयोग में लाया जाए, जैसे से बहुत मतलब जैसे अभिप्रेरकों को उचित ढंग से प्रयोग में लाया जाए, तो बालकों के व्यवहार को सही ढंग से निर्देशित किया जा सकता है। छात्रों को अभिप्रेरित करने की
निम्नलिखित विधियां हो सकती हैं। नंबर 1 हेडिंग डालो प्रतियोगिता। कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको, जरा बताओ कोई एक बच्चा। भैया हो वहां पे, एक आध तो बोलो कोई। जी मैम। हाँ, पहली हेडिंग डलवाई मैंने प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता को जरा डिफाइन करो, क्या होता है प्रतियोगिता, ये अभिप्रेरणा में कैसे सहायक होती है। मैम ये कंपटीशन मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह। हाँ, और ये हेल्दी होना चाहिए, ये ना हो कि एक दूसरे में ईर्ष्या और क्रोध की यस स्थिति मैम, उत्पन्न यस हो। मैम, हेल्थी कंपटीशन। हाँ, एक ऐसा जी। कंपटीशन, और ये किसके ऊपर, किसकी जिम्मेदारी होती है, एक टीचर की, कि वो एक ऐसा कंपटीशन करवाए अपनी कक्षा में कि ताकि बच्चे एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश करें, उनसे ईर्ष्या या द्वेष ना रखें। ठीक है, तो ये भी एक विधि हुई। प्रतियोगिता क्या होती है, एक विधि होती है बच्चों को अभिप्रेरित करने की। इसमें 2 लाइनें छोड़ देना, अगर लगेगा तो तुम लोगों को किसी को लगेगा तो मैं लिखवा दूंगी लाइन से, अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा है नहीं लिखवाने का। ठीक है, ये लिखवाऊं बच्चों, बताओ जरा, फिर अभी साथ के साथ निपटवा दूंगी मैं। मैम नो मैम। लिखवा दो। लिखवा दो, चलो मैं एक एक लाइन करा देती हूँ फिर भी। चलो लिखो, प्रतियोगिता डाल लिया। लिखो, प्रतियोगिता के द्वारा छात्रों में परिश्रम करने तथा कठिन कार्यों को भी सरलता से हल करने के लिए, सरलता से हल करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। अध्यापक का दायित्व है कि वह छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता, कि वह छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करे। अध्यापक का दायित्व है कि वह छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करे। दूसरी हेडिंग डालो प्रशंसा, यानी कि क्या इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रेज। हाँ, प्रेज या एडमायर, एडमायर भी होता है। ठीक है, लिखो, प्रशंसा एक सकारात्मक अभिप्रेरण है। प्रशंसा एक सकारात्मक अभिप्रेरण, यानी कि पॉजिटिव मोटिव, जिसके माध्यम से छात्र में सही कार्य को करने की, छात्र में सही कार्य को दोबारा करने की, हाँ आगे, संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, चलो ठीक है, बाकी कल कराएंगे, है ना। थैंक यू मैम। कल 12 बजे से लिखना।